नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है हेमंत पात्रा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ डेरिवेशंस। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मैं यहाँ पे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट ही दूंगा। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी पर यूनिट लेंथ, दैट मीन्स इसे लैम्डा से इंडिकेट करते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है कि अगर हमारे पास कोई लेंथ एल शेप का कोई वायर है या फिर कुछ रिंग है, उस रिंग पे या उस वायर पे अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली अगर हुआ है तो उस चार्ज को काउंट करने के लिए हम लोग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। इससे हम सिग्मा से इंडिकेट करते हैं और इसका मतलब होता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट एरिया। मतलब चार्ज किसी सरफेस पे किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? बिल्कुल ही यूनिफॉर्मली होगा। तो जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा किसी सरफेस एरिया पे तो उसे हम कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका मतलब है कि किसी स्फीयर पे हम स्फीयर के अंदर उसके वॉल्यूम मतलब ऑल ओवर स्फीयर पे, पूरे होल स्फीयर के अंदर या फिर क्यूबॉइड के अंदर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर होगा तो उस चार्ज को काउंट करने के लिए हम क्या करेंगे? रो का इस्तेमाल करें। रो दैट मीन्स वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, इनका फॉर्मूला होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का क्यू अपॉन ऑल पर यूनिट लेंथ, इसका सिग्मा दैट मीन्स चार्ज पर यूनिट एरिया और रो दैट मीन्स चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। आई होप आपको समझ में आई हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे। तो होता है क्या? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस इन डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस। दैट मीन्स ये कोई सरफेस है, ये सरफेस का सपोज ये सरफेस का नॉर्मल एरिया वेक्टर, ये कोई बॉडी है उसका एक सरफेस हमने कंसिडर किया। सपोज ये बॉडी का सरफेस एरिया ds है। इस बॉडी के सरफेस एरिया का नॉर्मल यूनिट वेक्टर, सपोज ये कोई बॉडी है, इस बॉडी का छोटा सा हमने पार्ट लिया यहाँ तक और इसका सरफेस एरिया नॉर्मली होगा। ओके, ये हमारा सरफेस नॉर्मल वेक्टर। अब सपोज ये बॉडी को हम रखें इलेक्ट्रिक फील्ड पे, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल एरिया वेक्टर के साथ वो एंगल बना रहे थीटा, तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दैट मीन्स इसको हम डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ई ds बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मैंने एरिया लिया है ds, ई डॉट ds, या फिर हम लिखेंगे ए ds cos थीटा। ये थीटा एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया नॉर्मल एरिया वेक्टर की। इस नॉर्मल एरिया वेक्टर इन सारी चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। आपको वीडियोस ऊपर आई बटन में सजेस्टेड वीडियो पे सारा लिस्ट जो है वो मिल जाएगा। ये गॉस लॉ का स्टेटमेंट है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज प्रोडक्ट ऑफ 1 बाई एप्सिलॉन नॉट एंड चार्ज इनक्लोज बाई सरफेस। दैट मीन्स ये हमारा टोटल फ्लक्स है। टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास कोई स्फीयर है, स्फीयर कोई क्लोज सरफेस है, ये ओपन सरफेस काम नहीं करता, ये सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए है। तो कोई क्लोज सरफेस है, उस पर हमने चार्ज क्यू रखा है। ओके, अब इस सरफेस क्यू रखा है तो यहाँ पे इसके चारों तरफ क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइंस पास करेंगे इस स्फीयर से। तो इसे काउंट करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले कोई भी एक छोटा सा स्फीयर हम ड्रॉ करेंगे। स्फीयर ड्रॉ करेंगे, स्फीयर का छोटा सा पार्ट हमने कंसिडर किया। ये पार्ट हम मान लेते हैं कि ये पार्ट जो है वो डी है। ओके, उसके बाद यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइंस का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होगा और इस डी जो सरफेस एरिया हमने कंसिडर किया है, सरफेस एरिया का नॉर्मल यूनिट वेक्टर भी बिल्कुल इसी डायरेक्शन में होगा। ओके, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल यूनिट वेक्टर डी दोनों का ये डॉट प्रोडक्ट है। तो ये दोनों का डायरेक्शन, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन को हम आर कैप ले रहे हैं, अगर आर कैप है और इनका डायरेक्शन हम एन कैप ले रहे हैं
ये एन कैप है, तो दोनों का एंगल, दोनों के बीच का एंगल, दोनों चूंकि सेम डायरेक्शन में, तो थीटा क्या हो जाएगा 0 डिग्री। अब थीटा 0 डिग्री होगा और ये एक डॉट प्रोडक्ट है ये जो कि कॉस थीटा को कंटेन करता है, तो कॉस 0 इक्वल टू 1 होगा। और इसी तरह से हमें गॉस लॉ जो है मैक्सिमम मिलता है। चलिए आइए आगे देखते हैं। आफ्टर दैट हमने यहाँ पे सरफेस पे एक एलिमेंट कंसिडर किया, वो एलिमेंट है ds, स्मॉल एलिमेंट है। उस ds का एलिमेंट एरिया का डायरेक्शन है एन कैप, जो डायरेक्शन नॉर्मल है, ये एलिमेंट के नॉर्मल डायरेक्शन है। इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड और आर कैप इज अ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आर कैप जो है वो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो भी बिल्कुल ही सेम डायरेक्शन पे है जिस डायरेक्शन पे एन कैप है। तो एंगल बिटवीन आर कैप एंड एन कैप ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ओके, चलिए बात करते हैं फ्लक्स की। फ्लक्स थ्रू स्मॉल एलिमेंट कितना है, फ्लक्स हमें पता है ई। आइए बात करते हैं फ्लक्स थ्रू एलिमेंट की। इस एलिमेंट से कितने फ्लक्स पास हो रहे हैं, तो हम जानते हैं कि फ्लक्स, ये छोटा सा एलिमेंट हम कंसीडर किए तो क्या होगा, ये फ्लक्स इक्वल टू ds। आगे इसको हम लिख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट है कॉस थीटा। अब थीटा क्या एंगल है, एंगल किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एलिमेंट का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एलिमेंट दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे कॉस 0 डिग्री है, 0 डिग्री दैट मीन्स कॉस 0 1। तो आगे हम लिख सकते हैं ई ds डी फ्लक्स इक्वल टू, देन ई का वैल्यू हमारे पास कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से हमें पता है कि ई इक्वल टू होता है KQ/R, और K का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। तो ई का वैल्यू हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R Q/R² D एज इट इज़। ये हमारा फ्लक्स थ्रू दी स्मॉल एलिमेंट। ये क्वेश्चन 1 है जो कि बता रहा है फ्लक्स थ्रू द स्मॉल एलिमेंट, फ्लक्स फॉर होल सरफेस। हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डी फ्लक्स होल, इंटीग्रेशन ऑफ दिस इक्वेशन थ्रू होल सरफेस, और ये आएगा Q/R² ds। आगे हम बढ़ते हैं, 1/4 पाई QR सारा कांस्टेंट है, हम इसे बाहर निकालेंगे इंटीग्रेशन के। देन चेंज किया हो रहा है ds, पहले स्मॉल एरिया लिए थे, अभी होल स्फीयर ले रहे हैं। आगे हम देखते हैं फाई इक्वल टू क्या होगा, ये पूरा स्फीयर होता है 1/4 पाई R² ds दैट में स्मॉल एलिमेंट। तो पूरा स्फीयर का वॉल्यूम हमारे पास कितना होगा 4 पाई R², 4 पाई कैंसिल, R² कैंसिल, बचेगा सिर्फ Q/R। तो आगे हम लिखेंगे फ्लक्स इक्वल टू Q/ε0। विजिबल है? ओके, तो ये था गॉस लॉ।